हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका अनीता रश्मि जी की लिखी हुई कहानी चीख। आज 21वीं सदी में स्त्री धर्म और परंपरा के बंधनों को तोड़कर नए नए आयाम स्थापित कर रही है, जबकि आदिवासी स्त्री आज भी धर्म एवं परंपरा में जकड़ी अंधविश्वास भरा जीवन जी रही है। इसी पिछड़ी स्त्री के जीवन को अनीता रश्मि जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। लेखिका का जन्म झारखंड के रांची में हुआ है, इसलिए इनकी कहानियों का बड़ा भाग झारखंड क्षेत्र के आदिवासी समाज और उनकी संस्कृति को चित्रित करता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी चीख, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। कल रात से ही गूंज रही हैं चीखें, कानों में, कोठी के कमरों में, दोनों बालकनी में, बाहर की बिछी चमकीली चांदनी में। अमृत जिधर भी जा रहा है चीखें साथ चल रही हैं। बेडरूम में नीले प्रकाश के नीचे भी जैसे जमी रही थीं और वो भर रात जागता रहा था। खिड़की के पार से झांकते हरसिंगार के ऊपर छाए अंधेरे में भी उस पर सवार थीं। उसे हरसिंगार की ओर ताकने में भी डर लग रहा था। ये वही हरसिंगार था जिसकी श्वेत नारंगी की आभा को देखने वो शाम से ही बालकनी या इस खिड़की के पास जम जाता। सवेरे सवेरे वृक्ष के नीचे बिछ गए शिवली के फूलों को देखने पहुंच जाता। उसे चुनने सजाने का काम उसकी फुफेरी बहन तृप्ति करती। कल रात से गूंजती चीखों ने कहा, बस अब बस। आत्मा की आवाज़ भी निरंतर चीख में बदलती जा रही थी। अब बस, अब और नहीं, बस बस, स्टॉप। बुआ के पास रहता है अमृत। जब से उनके साथ है अक्सर कहती रहती हैं वे। आत्मा हर गलत कदम उठाने से पहले रोकती टोकती है। तुम गौर करना, वो ना ज़रूर कहती है। ये तो आदमी है जो उसकी सुनता नहीं। क्या बुआ, आप भी ना क्या बात लेकर बैठ जाती हैं? मैं सही कह रही हूँ, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन ले कोई, दुनिया में कुछ गलत नहीं होगा। उसकी धर्मपरायण बुआ नैतिकता अनैतिकता में उलझी इस ज़माने में भी। माँ भी तो ऐसी ही थी। पता नहीं उस ज़माने के लोगों को क्या रोग घेरे रहता था। नैतिकता, आत्मा, आदर्शवाद, ईश्वर, पूजा, आस्था, भक्ति और न जाने क्या क्या। वो अक्सर सोचता और बुआ की बातों को हवा में उड़ा देता। इधर कई बार उसे महसूस होता शायद बुआ और माँ सही हैं। अमृत ने भी तो सुनी हैं वे आवाज़ें, हर समय, हर वारदात से पहले। ये दीगर बात है कि उसने हर बार उनको अनसुना कर दिया है। 5 वर्ष, पूरे 5 वर्ष अमृत के सामने रक्त समंदर लहराता रहा है, जब से माँ ने उसके नेत्रों के सामने ही तड़प कर दम तोड़ा है। माँ की नाक का बाल वो उसे अपनी आंखों के सामने ही मरते देखता रहा था, कुछ नहीं कर सका था। माँ की मौत आंखों में खुदी थी, दिमाग के कैमरे में सब कुछ कैद, चेतन अचेतन में। अस्वाभाविक मौत का वो मंजर भूलने लायक था भी नहीं, वो विभत्स नज़ारा। अमृत ने अपने माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। माथे को अपनी तप्त हथेलियों से सहलाता हुआ वो अतीत के हवाले हो गया। उस दिन भी उन्हें नव वर्ष का समारोह हर वर्ष की तरह बड़े से क्लब में मनाना था। नुक्कड़, चौक चौराहों, गली मोहल्ले, सब जगह उल्लास का वातावरण। क्लबों, होटलों, पिकनिक स्पॉट पर नव वर्ष मनाने की जैसे होड़ सी मची थी। सब जगह गुलजार। दिसंबर के अंतिम दिवस की रात के 12 बजे तक विशेष आयोजन होते रहते थे, खासकर क्लबों, होटलों, कॉलेज, स्कूल के हॉस्टल में। सदा की तरह अमृत का परिवार क्लब में आमंत्रित था। चीफ इंजीनियर पापा क्लब के मेंबर थे। 9 बजे से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित थे। मंच पर धीमे प्रकाश के मध्य संगीत की स्वर लहरियाँ तैर रही थीं। डांसिंग फ्लोर पर जोड़े थिरक रहे थे। धीमे मधुर स्वर में बजते गीत पर मध्यम आयु वर्ग के लोगों का नृत्य भी बहुत शांत और मनोहारी ढंग से हो रहा था। फिर ड्रम की आवाज़ पर मदमस्त हो कुछ जोड़े तेज संगीत के नशे में भी चूर चूर हुए थे, खासकर युवा, किशोर और बच्चे। कुछ 60 पार के बूढ़े भी। शराब पानी की तरह बह रहा था। अब तो जल की किल्लत भले हो, शराब की कहाँ होती है। शराब के दौर पर दौर। सभी स्कॉच विस्की के नशे में झूमकर नूतन वर्ष की अगवानी को खड़े बैठे थे।
विभिन्न स्टार्टर डिशों के साथ भोजन भी चल रहा था। पापा, माँ, अर्पिता के साथ वो भी आनंद में निमग्न। 12 बजते ही आतिशबाजियों के शोर ने, बधाइयों ने, शैंपेन की खुलती झागदार बोतलों ने नवीन साल के आने की सूचना क्लब के कोने कोने में पहुंचा दी। शोर बढ़ गया। आधे घंटे के बाद अधिकांश अपने अपने घरौंदों के ओर चल पड़े। क्लब में बोतलें लुढ़की पड़ी थीं, झूठी प्लेटें चेयर पर या डस्टबिन में। जिन्हें ज़्यादा चढ़ गई थी वे भी लुढ़के पड़े थे। कुछ लोग अभी वहीं बैठने लुढ़कने के मूड में थे, जमे रहे। साथियों का साथ देने वालों की भी कमी नहीं थी। पापा, माँ, अर्पिता के साथ वो भी सुनहली ऑल्टो गाड़ी से घर की ओर बढ़ा। अभी अभी ऑल्टो खरीदी थी। चारों बेहद प्रसन्न। अपनी अपनी बातें शेयर करते, अनुभवों को बांटते वे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहे थे। ऑल्टो मेन रोड पर पहुंचने वाली थी कि पतली सुनसान गली का लाभ उठा 3-4 मोटरसाइकिलों ने कब गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया उन्हें पता ही नहीं चला। जब तक कुछ समझते 8 रिवॉल्वर तन चुके थे। ऑल्टो के ब्रेक लगने के साथ होठों पर बिछी हंसी एवं शेयर करने वाली बातों पर भी ब्रेक लग गया। इस अप्रत्याशित स्थिति ने सांसों में भय भर दिया। फिर पापा ने कड़क कर पूछा था, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? उनकी संवेद हंसी तीनों के डर का मजाक उड़ाने लगी। एकाएक हंसी पर रोक लगाते हुए एक शख्स बोला, गाड़ी की चाबी दो और फूट लो यहाँ से। पापा ने स्थिति की नजाकत को भांपते हुए तुरंत बात मान लेना उचित समझा। 8 तने आग्नेयास्त्रों के बीच 4 बेबस जानें उन्हें विवश कर रही थीं। वे तनिक प्रतिरोध नहीं करें। अर्पिता का साथ होना सबसे बड़ा कारण था। बगलगीर माँ चुप नहीं रह सकी। झट उन्होंने पापा का बायां हाथ थाम लिया। बहुत धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, आप बाहर मत निकलिए, तेजी से गाड़ी। उन सबके तन बदन में आग लग गई। माँ की बात पूरी नहीं हो सकी। रिवॉल्वर के शोले चमके और अमृत ने, सबने एक आह सुनी। माँ की आह के बाद पापा की ओर रिवॉल्वर तन गया। सबको काटो तो खून नहीं। दोनों भाई बहनों के मुंह से चीख भी नहीं निकल सकी। जो नकाबपोश सबसे आगे था उसके चेहरे पर पड़ा नकाब पल भर को हटा था, फिर उसने झट ढक दिया। चांदनी में इतना उजास तो था कि चेहरे की लकीरें तक नजर आ गईं। मोहल्ले का नामी दादा रसिक था वो। नई गाड़ी के प्रति वो पहले से ही लालच पाले हुए था शायद, लेकिन उसके बीच ये रक्त क्यों? हंसी सहम कर चुप हो गई थी। नूतन वर्ष के आगाज़ का वो समय रक्त रंजित था। सकते की हालत में थे तीनों। वे सब गाड़ी सहित 9-2-11। अमृत, अर्पिता और पापा उन लोगों के द्वारा फेंकी गई माँ की लाश के साथ खड़े थे। लाश एक ममतालू महिला की थी। ऐसी महिला जिसने सदा ध्यान रखा, चलते समय पैरों के नीचे चींटियां ना आ जाएं, परिंदों को दाने, गरीबों की सेवा। काफ़ी दिनों तक, महीनों तक, नहीं सालों तक तीनों ठूंठ हो गए थे। क्या नववर्ष का आगमन इतना काला भी होता है? खुशी के माहौल में जहर कैसे घुल गया? अमृत सोचता। इंसान ही इंसान के खून का प्यासा कब तक रहेगा, वो भी अंधी लालच के लिए? उसे जवाब नहीं मिल पा रहा था। उसने पापा से पूछा था। उन्होंने जवाब दिया था, सदियों से है, सदियों तक शायद। लालच, मोह, बुराइयां ख़त्म नहीं होंगी कभी। माँ की मौत किंकरते विमूढ़ता बन उसके दिमाग पर जब छाने लगी, पापा ने उसे बुआ के पास भेज दिया। बहुत व्यथित था तीनों का अहिंसक मन। आज तक किसी ने किसी का दिल कभी नहीं दुखाया था और उन्हें इतना बड़ा कष्ट। अमृत मानसिक रुग्णता की ओर बढ़ता हुआ। उन्हें अफसोस नहीं बुआ के दुलारे भतीजे को वहाँ पढ़ने के लिए भेजने का, अपने से दूर करने का। शायद बदला परिवेश उसे शांति दे। पापा अर्पिता के साथ वहीं रह गए। हताशा निराशा में उब चुब करता अमृत का मन बुआ की सकारात्मक उत्साह भरी बातों से भी शांत नहीं हो पाता। पढ़ते लिखते वक्त भी अक्सर अमृत हवा में गोलियां चलाने लगता। वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सका। वो सोचता, क्यों नहीं बदमाश से रिवॉल्वर छीन सका था, या माँ के सामने आकर खुद गोली खा सका था। खुद ढेर हो जाता, माँ तो बच जाती। माँ जैसे लोगों की ज़रूरत यहाँ थी। कल्पना में जीने मरने की बात सोचने वाले अमृत की मनोदशा बुआ नहीं समझ पाती। फिर भी भाभी की भक्त बुआ समय असमय नैतिकता की बात बताती रहती। वो नहीं जानती अमृत कल्पना में रसिक और उसके साथियों को भून डालता है,
ये भी नहीं कि पथरीली राह पर बिछी लाल रक्त से सनी देह उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। बदले का ज्वार भाटा उसके मन दिमाग के समंदर के तट पर पछाड़े खा रहा है। अंततः उसने बुआ से कहा था, मैं सारी दुनिया में आग लगा दूंगा, रसिक जहाँ भी छिपा है उसको वहाँ से ढूंढ लाऊंगा। और कौन रसिक? बोलो, कौन रसिक? वही जिसने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी, माँ को। और वो तुरंत चुप हो गया। रसिक को स्वयं सजा देगा। लेकिन उसे रसिक नहीं मिला तो नहीं मिला। सपने में फायर पर फायर करता वो अपने अंदर घुलते मिलते विष से आक्रांत रहने लगा, और भी विवश और भी विषैला। उसके अंदर इतना विष जमा हो गया था कि वो उस शहर के पान दुकानों पर अड्डा जमाकर साजिश रचने वाले शोहदों से जा मिला था। उसे अपना साथी बनाते हुए वे सब बहुत हर्षित हो उठे। उन्होंने एक दिन अमृत के हाथों में देशी कट्टा थमाते हुए उसे कुछ नसीहत दे डाली। पापा अमृत के पास काफ़ी पैसे भेजते थे, आवश्यकता से ज़्यादा। उनका ध्यान इस पर भी था। अमृत के भीतर जमे जहर और शोहदों की मित्रता ने पहले उसे नशे के गिरफ्त में लिया। वो गांजा, भांग, महुआ के दारू से लेकर अंग्रेजी शराब का दीवाना होता चला गया। माँ की बात, बुआ की सीख याद आई थी, लेकिन उसने सर को झटक दिया था, जैसे उन बातों, उन सीखों को राख की तरह झाड़ कर आगे बढ़ गया हो। पापा का पैसा कम पड़ने लगा था। नशे की लत की तरह रुपया का नशा भी चढ़ा। पैसा पैसे को खींचता है। जितना पैसा बढ़ता है उतना ही लालच भी। जानता था ये बात। सुनता रहा था मितव्ययी माँ के बोल, लेकिन फिर वही कंधे को झटकना, अपहरण कर फिरौती मांगने, जान से मारने की सिर्फ धमकी देने से शुरू अपराध का कीचड़ दलदल में बदल चुका था। छोटे अपराध की कोशिशों ने धीरे धीरे अमृत को दुर्दांत अपराधी बना डाला था। वो इसके कारणों पर विचार करना नहीं चाहता था, किया भी नहीं। ना आगत की सोच, न विगत की चिंता। बस रुपया, पैसा, बम, गोली, बारूद, बदला, चिढ़, गुस्सा और पता नहीं किस किस तरह का विश्व मन। आत्मा हर किसी को गलत कदम उठाने से पहले रोकती टोकती है। वो तो आदमी है जो उसकी आवाज़ को नहीं सुनता। उपदेश देने में माँ बुआ बन जाती, बुआ माँ, लेकिन उसे दोनों के उपदेश याद नहीं। वो याद करना भी नहीं चाहता। बात अभी तक खुली नहीं थी, न पापा के सामने और न ही बुआ के सामने। बुआ बाहर के नाम पर केवल मंदिर जाती या रिश्तेदारी में। सब्जी वाला कोठी के पास ही आवाज़ लगाता, बाकी सौदा सुलभ फूफा जी लाते, कभी कभार अमृत भी। बुआ फूफा जी कोचिंग में घंटों सर खपाने वाले बिन माँ के भतीजे को एकदम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। दिन रात तो बेचारा अमृत कॉलेज, ये कोचिंग वो कोचिंग में लगा रहता है। ज़रूरत पड़ी तो अपने मैडम सर से भी मिलता रहता है। फुर्सत कहाँ है उसे। दोनों आपस में इस बारे में बतियाते भी। पापा 2-3 दिन में कितना समझ लेंगे बच्चों को। अमृत के पापा उनसे अलग हैं क्या? पापा को उसे A1 इंजीनियर बनाना था। सारी सुविधाओं से लैस कर उसे A1 कोचिंग सेंटर में डाल दिया था। एक नहीं दो। उसे विदेश भेजने का चिर सपना पूरा होकर रहेगा। वे आश्वस्त थे। अपने काम से फुर्सत उन्हें मिलती भी नहीं। अर्पिता छोटी थी, अभी अभी 8 वर्ष बीते थे। कहने का मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिनने की फुर्सत किसी को नहीं थी। बस वो अपने आप को पहचानता था पूरी तरह। जिद सवार रहती, बदला नहीं ले पाने की नाकामी की। जिद और नाकामी शांत वसुंधरा को रक्त रंजित करने के लिए उसे उकसाती रहती। कुछ साल यूं ही पंख लगाकर उड़ गए। इन सालों में उसकी मासूमियत कहाँ खो गई कोई नहीं जान सका, खुद भी नहीं। बाहर से एकदम भोला, दरमियाने कद का, दुबला, गोरा, चिट्टा, मीठी मुस्कान का मालिक अमृत ऐसा वैसा दिखलाई भी तो नहीं पड़ता। इन सालों में वो बेखौफ योजनाएं बनाता रहता था, अंजाम देता रहता था। इस बार डॉक्टर शिशिर प्रसाद के बेटे के अपहरण की योजना कार्यान्वित होने के बाद वो मन ही मन हंसा था, जैसे रसिक के आगे निकल उसे मात दी हो। जब इस काम के संपन्न होने के बाद उसके हाथ नोटों की गड्डियों से भरा बैग आया, उसने उस बच्चे के सर को अपने कट्टे की गोली से छलनी कर दिया था। एक क्रूर संतुष्टि उसके मन के भीतर उतरती चली गई थी। उसे नहीं लगता वो किसी मासूम बेगुनाह की हत्या करता रहा है।
अमृत को लगता था उसने फुफकारते आग्नेयास्त्र से जितनी हत्या की है वो कोई और नहीं, वो स्वयं है। वो कायर अमृत, माँ की मौत का जिम्मेदार अमृत, रसिक को सज़ा नहीं दिलवा पाने का दोषी अमृत, परिजनों के सामने ही किसी को मारते हुए नकाबपोश अमृत को बहुत आनंद का अनुभव होता था। कितने वर्ष निकल गए लेकिन उसे पता नहीं वो और उसका ज़मीर अब भी जिंदा है। एक वाकया, प्रिया 7-8 साल की बच्ची, उसकी जान उसने आज ली थी। वो चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से, भैया मत मारो, भैया मत मारो, भैया मुझे नहीं मारो, भैया भैया। चुप चुप। वो भैया भैया करती रही थी। पहली बार किसी को मारते हुए उसके हाथ कांपे थे। फिर उसने उसकी जगह स्वयं को देखा था और एक साथ कई गोलियां उसके सीने खोपड़ी में उतार दी थीं। तब से वो बच्ची चीख बनकर दिल में उतर गई थी, अपनी अर्पिता बनकर भी। उसकी चीखें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मत मारो भैया, मत मारो भैया भैया। आत्मा हमेशा गलत काम करने से पहले रोकती टोकती है। मनुष्य है जो उसकी सुनता नहीं, सुन ले तो गलत काम हो ही नहीं सकते। ये आवाज़ फिर आई। बुआ की है या माँ की? माँ की है, वो पहचान गया। माँ अक्सर कहती रहती थी, चींटी को भी बचाकर क्यों चलती हूँ जानता है? हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, फिर उसकी जान लेने का अधिकार हमारा कैसे? अमृत 3 खून कर चुका था, कभी भी आवाज़ों के बदले के दर्द के शोर को लांघते हुए नहीं देखा। हाँ, मन चिहुक उठता था हर बार, भैया मत मारो, भैया भैया। उस प्रिया के सर के बाईं ओर जो बड़ा सा मस्सा था वो अर्पिता के मस्से से कितना मिलता जुलता था। अमृत सो नहीं पा रहा था। शोर से दिमाग की नसें फटने लगीं। उसने दोनों अंगूठे से नसों को दबाया। एक बार हल्की झपकी, फिर चीख से नींद खुल गई। अरे अर्पिता, क्यों चीख रही है? वो पसीने से भीग गया। मुंह में टपक कर श्वेत कण अंदर चले गए। खारा स्वाद, उसे चस्का लग गया है खून का। वो घबरा गया। भैया मत मारो, भैया। अर्पिता यहाँ कहाँ? चींटी भी न मरे अमृत, संभल कर चलो बेटा। सब गड्ढमड। शोर बढ़ता जा रहा था। रात का अंतिम प्रहर। अमृत को जल्द निर्णय करना है। पहले तो असमंजस बढ़ता गया, फिर अचानक वो उठ बैठा। वीआईपी को अलमारी के ऊपर से उतारा, पलंग के नीचे से बैग खींचा। बड़े बाप के बिगड़े बेटे ने सारे पैसे, गोलियां, पिस्तौल वीआईपी से निकाल बैग में रखा। बुआ के कमरे में झांक आया। धीरे से बाहर का गेट खोला। उसमें ताला जड़ा और पास ही बहती स्वर्ण रेखा नदी की ओर बैग थामे पैदल चल पड़ा। अब अर्पिता की चीखें धीमे पड़ने लगी थीं। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका अनीता रश्मि जी की लिखी हुई कहानी चीख। अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सही रास्ता दिखाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।